डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज की तरफ से सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले छात्रों को शुभकामनाएं। बिहार एपीपी का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। उसी की हमारी एक सीरीज़ चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रारंभिक परीक्षा की। इन्हीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज हम उसी सीरीज़ का 5वां पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। 5वें पार्ट पर आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25 से 30, आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 21 से आर्टिकल 32 तक हम आपको केस लॉ विद लीगल प्रोविज़न बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात संविधान में व्यक्ति के लाइफ पहला, लिबर्टी दूसरा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तीसरा। ये 3 पॉइंट में आर्टिकल 21 है कि किसी के प्राण की रक्षा की जाएगी। साथ ही साथ चाहे भारत का हो चाहे विदेशी हो, दोनों इससे सुरक्षा दिया जाएगा। और अगर किसी को छीना भी जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीना जाएगा। आर्टिकल 21 हमारे भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में ये बात आई कि इसका संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। विधायिका के द्वारा अगर कोई कानून बना के कोई अधिकार छीना जाता है तो फिर नहीं प्राप्त है। लेकिन अल्पमत का व्यू जो था उसको ला करके मेनका गांधी मामलों में स्वीकार कर गया। फजल अली का अल्पमत व्यू था जिसको मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्वीकार करते हुए कहा गया कि इसका संरक्षण विधायिका और कार्यपालिका दोनों आर्डर के खिलाफ मिलेगा, दोनों कानून के खिलाफ मिलेगा। साथ ही नैसर्गिक न्याय का पालन भी किया जाना चाहिए। तो लगभग आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में जो है उसी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर इस आर्टिकल का बहुत ही धीरे धीरे काफ़ी विस्तार किया गया, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद लाए गए, जिसमें हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामलों में कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता तथा शीघ्र परीक्षण भारतीय संविधान में एक मूल अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता और शीघ्र परीक्षण एक मूल अधिकार है। इसके बाद आपके पास विभिन्न केसेज आई। एम.एच. हास्कॉट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, जिसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता राज्य का कर्तव्य है, दान नहीं। फिर कदरा पहाड़िया की केस आई जिसमें शीघ्र परीक्षण का अधिकार को मान्यता दिया गया। खड़ग सिंह का केस आया जिसमें एकांतता के अधिकार को मान्यता दिया गया। महाराष्ट्र राज्य बनाम यूसुफ नारायण की केस आई जिसमें एकांतता के अधिकार को महत्व दिया गया। जस्टिस अभी पुट्टुस्वामी की केस आई जिसमें एकांतता के अधिकार को मान्यता दिया गया। फ्रांसिस कोरेली बनाम भारत संघ की केस आई जिसमें प्राण के अर्थ को मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार को मान्यता दी गई। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार में हिंदू विधि की धारा 9 को वैलिड ठहराया गया। सोदान सिंह की केस आई जिसमें व्यापार करने को मान्यता दी गई, जो पटरियों पर व्यापार करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी केसेज इस पर आई, जिनमें ज्ञानी कौर बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि आत्महत्या करने का अधिकार आर्टिकल 21 में मूल अधिकार नहीं है। मुरली देवड़ा यूनियन ऑफ इंडिया में धूम्रपान निषेध पर चर्चा की गई। फिर आर्टिकल 21 के साथ एक नए आर्टिकल की शुरुआत की गई जो 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 के साथ 21 ऐड किया गया और जिसमें ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है।
आइए हम शिक्षा के अधिकार की विधि की स्थिति स्पष्ट करते हैं। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ध्यान रखें, आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को राज्य प्रयास करेगा कि ये शिक्षा पावें, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को व्यवस्था की गई है आर्टिकल 51K में कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल तक पहुँचावें, अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता करें। तो 3 भागों में बच्चों की शिक्षा बटी। 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चे, राज्य का कर्तव्य उनको निःशुल्क शिक्षा दें, मूल अधिकार। 6 वर्ष से कम के बच्चे जिसमें राज्य का प्रयास है उनके विकास के लिए उनको शिक्षा दें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और तीसरा आया 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो मूल कर्तव्य में है, इनके माँ बाप गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल तक पढ़ने के लिए उन बच्चों को पहुँचाएं। 3 भागों में पूरी एजुकेशन बटी है। अब आर्टिकल 22 पे आप आते हैं। आर्टिकल 22 फर्स्ट पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं। इन दोनों पार्टियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है राइट टू अरेस्टेड पर्सन क्या होता है। राइट टू अरेस्ट पर्सन में आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 2 भागों में आप बांट लीजिए, एक जनरल पर्सन और एक प्रिवेंटिव। जनरल अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्यूनेटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द अरेस्ट। फर्स्ट प्यूनेटिव, दंड देने के लिए, सेकंड प्रिवेंटिव अरेस्ट। जब हम प्यूनेटिव अरेस्ट की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण है। एक तो अपने गिरफ्तारी को जानने का अधिकार उसे है, अपने रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार है, और 24 घंटा से ज़्यादा उसे बंद नहीं किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास निकटतम ले जाया जाएगा। ये तो जनरल अरेस्ट की बात की गई है। जब किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ा जाए, आर्टिकल 22 सब क्लास 3 में दिया गया है कि कोई फॉरेन अलायंस यानी अन्य देशी शत्रु या प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद व्यक्ति अगर हैं तो उनको संरक्षण 22(1) और 2 का नहीं मिलेगा। 22 के क्लास 4 में कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद व्यक्ति को भी सुनवाई का अधिकार है, उसमें दिया गया है। वो जानने का अधिकार है उसको किन कारणों से बंद किया गया है। इसके अलावा ये भी है कि सलाहकार बोर्ड जो हाई कोर्ट के जजों से मिलकर के बनेगा, उनकी अनुमति के बिना 3 माह से ज़्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। एक पॉइंट ये आपको महत्वपूर्ण हो गया। अब इस पर आपको भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार क्या व्यवस्था की है, तो इस पर रासुका कानून बनाया गया है। रासुका कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है। तो 22 के खंड 4 से 7 में निवारक निरोध गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 के खंड 7 के अधीन संसद निम्नलिखित कानून पास कर चुकी है। क्या? निवारक निरोध अधिनियम 1950, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी मान निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे राष्ट्र का नाम दिया गया है, इत्यादि। अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक सुनिश्चित की गई है। 25 में जो भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 26 में दी गई हैं, इन पर लोकहित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लोक कल्याण में लगाए जा सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाए जा सकते हैं। यह अधिकार अंतिम नहीं है। इसी में एस.आर. बोम्मई में कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, राज्य इसे खत्म नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर विजय इमैनुअल की केस आई। गान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जावेद हरियाणा राज्य की केस आई और हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य की केस आई।
सरला मुद्गल की आई, लिली थॉमस की आई। क्या कहा गया सब में? विजन इमैनुअल में कहा गया कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इस्माइल फारूकी में आई कि सरकार अपने संप्रभु शक्ति में किसी मस्जिद को अधिग्रहण कर सकती है। जावेद हरियाणा में आया, 2 से बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरला मुद्गल में आया, धर्म बदल करके अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आप 2 विवाह के दोषी होंगे। लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पत्नी के दूसरे विवाह करने पर, धर्म परिवर्तन करके विवाह करने पर 2 विवाह का दोषी माना। धर्म के आधार पर भारतीय संविधान में बहुत सारे और प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15(1), 16(2), 23(2), 29(2) और 30(1). 29 का संरक्षण केवल नागरिकों को प्राप्त है। सेक्शन 29 का संरक्षण केवल नागरिकों को प्राप्त है। 29 और 30 में वर्णित मूल अधिकारों का उद्देश्य है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना। धर्म पर आधारित शिक्षण संस्थाओं को सुरक्षा दी गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल 32 से 35 के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 32 में ये बात कही गई है, सारे मूल अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए 32 एक स्वयं मूल अधिकार है। संसद कानून द्वारा, पहले तो इनके पास 5 रिटें हैं, 5 रिटों के माध्यम से मूल अधिकारों को सेफ किया गया है। संसद कोई अन्य भी ऐसी रिट किसी भी न्यायालय को प्रदान कर सकती है। संसद कानून द्वारा ये 5 रिटों के अलावा अन्य भी कोई रिट किसी भी न्यायालय को दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी हों, यानी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी वह अधिकार 32 के दूसरे क्लाज में दिया गया है। 32 के तीसरे क्लाज में संविधान के दिया गया है, संसद विधि द्वारा इस भाग के अधिकारों को सशस्त्र बल के सदस्यों को नहीं देती है। यानी इसका तीसरा क्लाज दिया गया है कि सशस्त्र बल के सदस्यों पर ये नहीं लागू है। लोकहितवाद का विकास अमेरिका में हुआ था। 1976 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई में इसे मान्यता दी थी, लेकिन ध्यान रहे पीएन भगवती को इसके विकास का श्रेय जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम बनाम वर्धी चंद्र 1980 सुप्रीम कोर्ट। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने उपरोक्त विचार व्यक्त किया लोकहितवाद का। एसपी गुप्ता में न्यायमूर्ति भगवती ने इसका विस्तार किया। आर्टिकल 32 के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप जान लीजिए कि आर्टिकल 32 के माध्यम से ही क्यूरेटिव रिट का विकास हुआ था। आर्टिकल 32 पर जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा हो, उन चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद कानून बना करके कुछ ऐसे रिट पिटीशन भी निकालने की अधिकारिता दे सकती है जो रिट पिटीशन यहाँ पर नहीं है। 32(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी सभी शक्तियाँ संसद उच्चतम न्यायालय को जो शक्तियाँ हैं किसी अन्य न्यायालय को भी रिट पिटीशन के संबंध में दे सकती है। तो संक्षेप में आज का वीडियो यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।